हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किए हैं मैंने और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था कि सर हमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर चाहिए। तो फाइनली आज हम लोग वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऑन डिमांड। इतने सारे बच्चों ने मैसेज किया है तो आज फाइनली हम लोग ये चैप्टर कवर कर रहे हैं। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल हमारी कोई कंपनी है, कंपनी वर्ड क्या यूज किया मैंने, कंपनी, जिसको नॉर्मली आप लोग क्या बोलते हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अगर हमारी कोई भी कंपनी है और अगर हमें फाइनेंस की जरूरत है तो भाई कौन से फाइनेंस के ऑप्शंस अवेलेबल है, कहां से फंड रेज कर सकते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रिटेन्ड अर्निंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग अलग अलग ऑप्शंस को कवर करेंगे, इवन बैंक लोन है, ये सब कुछ हर एक चीज को डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दिया गया है, दैट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मतलब इस पूरे चैप्टर को आप लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। पहला पार्ट हम लोग जो कवर करेंगे वो क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब होता है कि यहां पे फाइनेंस की आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए है। और जब आप लोगों की लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा टाइम के लिए होती है, तो आपका इंटेंशन नॉर्मली क्या होता है, टू परचेज द फिक्स्ड एसेट्स। सो लॉन्ग टर्म फंड्स, जब हम लोग बात करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। दैट कैन बी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, एनीथिंग। भाई किसी भी चीज को परचेज करने के लिए मुझे नॉर्मली क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नॉर्मली थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए उसकी बात की है यहां पे। लॉन्ग टर्म में बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इक्विटी शेयर, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेके आ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जितने भी सोर्सेज है तो ये हम लोग कवर करने वाले हैं। दूसरा हम लोग यहां पे देखने वाले हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस। भाई अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको फंड की जरूरत है तो भी आपके पास ऑप्शन है, पब्लिक डिपॉजिट है, अगेन कमर्शियल बैंक में कुछ ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर एडवांसेस, फैक्टरिंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। मतलब इतने सारे ऑप्शंस है जहां से कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, फंड रेज कर सकती है। पहले ये डिसाइड करना होगा फंड कितने टाइम के लिए चाहिए, शॉर्ट टाइम के लिए फंड चाहिए या फिर लॉन्ग टाइम के लिए फंड चाहिए। तो याद रखना स्टूडेंट्स, चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे आप लोग, दो पार्ट में। पहला पार्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस, दूसरा पार्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंस। एग्जाम में बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि शॉर्ट आंसर में ये लोग पूछ लेते हैं, राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो भाई इसमें से कोई भी दो सोर्स लिख सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट या कमर्शियल बैंक या ट्रेड क्रेडिट, कोई भी दो। एग्जाम में बोल सकते हैं राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, वो भी लिख सकते हो। तो याद रखना शॉर्ट आंसर में भी कुछ आ सकता है इस तरीके से। अब एक एक करके डिटेल में जाएंगे। चैप्टर का सबसे पहला पार्ट आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। लॉन्ग टर्म फाइनेंस वाले पार्ट में सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इक्विटी शेयर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना सबसे पहले तो यही नहीं पता होता कि शेयर क्या है। नॉर्मली जब हम लोग शेयर की बात करते हैं ना, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, शेयर का मतलब होता है इट इज अ पार्ट, पार्ट ऑफ कैपिटल। आपका बिजनेस में आप लोग कैपिटल लेके आते हो ना बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उस कैपिटल के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे वहां पे 1 लाख रुपीज का कैपिटल है बिजनेस में, कितने का कैपिटल है, 1 लाख रुपीज का। और उसके अंदर हमने बोला है कि जो एक यूनिट है वो एक यूनिट 100 रुपए का है। तो अगर हम लोग 1 लाख को 100 से डिवाइड करते तो आंसर कितना है, 1000। वो 1000 शेयर्स है, मतलब हमारे कैपिटल के हमने कितने टुकड़े करके रखे हैं, 1000 टुकड़े किए हैं। 1000 शेयर्स और 1000 स्मॉल पार्ट्स ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले तो वो शेयर्स की बात होती है। हम लोग है ना पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि शेयर किसको बोलते हैं और डिबेंचर किसको बोलते हैं। दोनों ही सिक्योरिटी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब शेयर में नॉर्मली आप मेजरली क्या पढ़ने वाले हो, तो एक इक्विटी शेयर पढ़ोगे और दूसरा प्रेफरेंस शेयर पढ़ोगे। अभी स्टार्टिंग बेस पे मैं तीन कैटेगरी लेके आ रहा हूं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स।
सपोज करो मेरी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है XYZ लिमिटेड, और इस कंपनी में ये 3 लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। एक ग्रुप कौन सा, इक्विटी वाला, दूसरा ग्रुप प्रेफरेंस वाला, और तीसरा ग्रुप डिबेंचर वाला। ये 3 अलग अलग लोग मेरे बिजनेस में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। आप लोग एक चीज सोच के देखो, जब आप लोग किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो बैंक से, कि बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगी और आपका पैसा क्या रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर ये इक्विटी वाले ग्रुप ने अगर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो वो भी कुछ तो सामने रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, प्रेफरेंस वाले भी कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर वाले लोग हैं, जो सिक्योरिटी जिन्होंने मेरे वहां पे इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो लोग बेसिकली जो एक्सपेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है डिविडेंड। बैंक के लिए वर्ड क्या यूज करते हो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बैंक मुझे इंटरेस्ट देगी। तो शेयर के केस में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, डिविडेंड, 6%, 7%, 10%, जो भी है, बट वो जो वर्ड है वो वर्ड क्या यूज होगा, डिविडेंड वर्ड यूज होगा। तो हम डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं, और डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट होता है। तो याद रखना, सबसे पहले इक्विटी शेयर वालों को क्या मिलेगा, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को भी क्या मिलेगा, अगेन डिविडेंड, एंड डिबेंचर्स अगर आपने लिए हैं मेरी कंपनी के तो मैं आपको क्या पे करूंगा, इंटरेस्ट। तो इन दोनों को मैं डिविडेंड पे करने वाला हूं और डिबेंचर को मैं इंटरेस्ट पे करने वाला हूं। सेकेंड पॉइंट, भाई इक्विटी की जब बात करते हैं, इक्विटी में डिविडेंड देना ना देना कंपनी की चॉइस। इसीलिए आप लोग कभी भी देखना सेंटेंस लिखा जाता है, डिविडेंड इज पेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स में तो बॉस अगर मेरी इच्छा है तो ही मैं डिविडेंड दूंगा, लॉस है नहीं दूंगा, प्रॉफिट है तो भी डिस्क्रिशन है, कंपनी की इच्छा होगी तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी। प्रेफरेंस के केस में ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, भाई लॉस है तो नहीं दूंगा, बट हाँ अगर प्रॉफिट हुआ कंपनी को तो कंपल्सरीली मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जिन्होंने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मैं कंपल्सरीली उन्हें क्या पे करूंगा, डिविडेंड पे करूंगा। बट अगर प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो नहीं। रिपीट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है। सेंटेंस क्या यूज करते हैं, इट इज पेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस के केस में मैंने क्या बोला, अगर प्रॉफिट है तो डिविडेंड पे करना कंपलसरी है, अदरवाइज नॉट। एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है इवन इफ देयर इज लॉस। मतलब अगर मेरी कंपनी को नुकसान हो भी गया, डिबेंचर होल्डर क्या बोल रहा है, भाई मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए। आपकी कंपनी को प्रॉफिट है लॉस है कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक से जब आप लोग लोन लेते हो, आपके बिजनेस को अगर लॉस भी हुआ तो क्या बैंक आपका पैसा, अपना पैसा छोड़ देगी, नहीं, इंटरेस्ट भी लेते हैं ना। तो डिबेंचर होल्डर्स भी क्या करेंगे, अपने से इंटरेस्ट लेने ही वाले हैं। तो भाई इनको तो इंटरेस्ट पे करना ही है इवन अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है डिविडेंड का। यहां पे मैंने बोला एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, इक्विटी में, प्रेफरेंस में ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, डिबेंचर में कंपल्सरी इवन इफ देयर इज लॉस। दूसरा पॉइंट, इक्विटी के केस में डिविडेंड का रेट कभी भी फिक्स नहीं होता। मतलब इस बार 6%, नेक्स्ट ईयर 9%, नेक्स्ट ईयर 15%, नेक्स्ट ईयर 20%, नेक्स्ट ईयर 3%, नेक्स्ट ईयर 1%, नेक्स्ट ईयर 0%, कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरी इच्छा होगी उस हिसाब से मैं डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएट कर सकता हूं। बट प्रेफरेंस के केस में डिविडेंड का जो रेट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो भाई याद रखना, डिविडेंड का रेट बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। द रेट ऑफ डिविडेंड विल रिमेन सेम। एंड डिबेंचर्स में अगेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। यानी याद रखना, प्रेफरेंस के केस में और डिबेंचर्स के केस में जो रेट है वो रेट कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, उसमें एज सच कोई चेंज आने वाला नहीं है। चेंज सिर्फ कहां पे आएगा, इक्विटी के केस में ही आने वाला है, उसका डिविडेंड फ्लक्चुएट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वोटिंग राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। आपने अगर मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं तो आप लोग मेरी कंपनी में क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। मतलब कंपनी की जो भी मीटिंग्स होती है और सब होती है ना शेयर होल्डर्स की, तो उस मीटिंग में आप लोगों को राइट दिया जाता है वोट करने के लिए, यस और नो का। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भाई याद रखना, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आप जब इक्विटी प्रेफरेंस का डिफरेंस लिखते हो ना, तो प्रेफरेंस में लिखा जाता है लिमिटेड वोटिंग राइट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि वोटिंग नहीं है उनके पास। बहुत सारे बच्चे गलत लिख देते हैं एग्जाम में, इक्विटी में लिखते हैं दे हैव वोटिंग राइट्स, तो प्रेफरेंस में लिखते हैं दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। भाई ऐसा नहीं है, इक्विटी में वोटिंग राइट्स है, प्रेफरेंस में रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स है, मतलब लिमिटेड। कुछ सिचुएशन में ही वो लोग क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। जैसे एक्चुअल रूल ऐसा है कि भाई अगर
मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया, तो थर्ड ईयर में ऑटोमेटिकली उन लोगों के पास क्या आ जाएगा, वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। नो डाउट आपको ऐसा कोई रूल नहीं लिखना है, लेकिन जस्ट एक ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो याद रखना, प्रेफरेंस के केस में लिमिटेड वोटिंग राइट्स है, रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स है, कुछ केसेस में ही वोट कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ डिबेंचर्स नो वोटिंग राइट्स। रिपीट कर रहा हूं, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स यस, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स, एंड इन केस ऑफ डिबेंचर्स नो, उस केस में कोई वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बात हो गई किसकी, वोटिंग राइट्स की। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। भाई आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको आपका पैसा भी तो वापस चाहिए ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो मैं उन्हें क्या बोल रहा हूं, आपको अपना कैपिटल कब मिलेगा, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। भाई याद रखेंगे, जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक मैं आप लोगों को अपना जो भी कैपिटल है वो रीपे नहीं करूंगा। द कैपिटल विल बी गिवन ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और वो भी पता है क्या, वाइंडिंग अप पे अगर पैसा होगा ना तो, वरना नहीं। तो याद रखेंगे, इक्विटी के केस में कैपिटल कब मिलेगा, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उससे पहले आपको आपका पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। तो वो चीज याद रखेंगे। प्रेफरेंस के केस में और डिबेंचर्स के केस में दोनों में सेम सेंटेंस यूज किया जाता है, कैपिटल विल बी रीपेड विदिन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। कैपिटल विल बी रीपेड विदिन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, और लॉ के हिसाब से वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नॉर्मली कितना है, 20 ईयर्स है। कि आज अगर आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो 20 साल के अंदर अंदर आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे भाई, प्रेफरेंस में और डिबेंचर्स में विदिन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। कोई स्टूडेंट को डाउट आया, सर इक्विटी शेयर में आपने बोला एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मैंने इन्वेस्ट किया 6 महीने बाद मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो अब तो भाई बहुत सिंपल है, आप अपने शेयर्स मार्केट में किसी को भी बेच दो, उससे आपको पैसा मिल जाएगा। बट कंपनी आपको पैसा नहीं देने वाली है। कंपनी तो बहुत क्लियर बोल रही है वाइंडिंग अप पे मिलेगा, और वो भी अगर पैसा हुआ तो। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी आपको क्या करेगी, बाय बाय, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट लास्ट एक बेसिक डिफरेंस, इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन वाइंड अप करके चैप्टर पे आ जाएंगे। लास्ट है चार्ज ऑन एसेट्स। चार्ज का मतलब होता है यहां पे मॉर्गेज, गिरवी रखना। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अगर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखूंगा। प्रेफरेंस शेयर्स ने अगर इन्वेस्ट किया है तो भी मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखूंगा। और अगर डिबेंचर्स ने इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली मैं अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखता हूं, मतलब मॉर्गेज करता हूं। तो याद रखना, अगर डिबेंचर्स के केस में मैंने उनको उनका पैसा वापस नहीं दिया, चाहे वो इंटरेस्ट हो या कैपिटल हो, तो वो लोग मेरी कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करके भी पैसा क्या कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। याद रखना, मॉर्गेज जो चार्ज ऑन एसेट्स है इक्विटी में नहीं है, प्रेफरेंस में नहीं है, डिबेंचर्स में है। अगर कोई भी तरह का डिफॉल्ट आता है कंपनी के साइड से तो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के भी क्या कर सकते हैं, पैसा वसूल कर सकते हैं। तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। चलिए, आई होप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे रीड करते हैं, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स नोन एज शेयर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कैपिटल के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, भाई मेन लॉ है कंपनी से रिलेटेड जो लॉ है उसको क्या बोलते हो, कंपनीज एक्ट बोलते हो। उसके अंदर शेयर का डेफिनेशन देके रखा हुआ है, अ शेयर इज अ शेयर इन दी शेयर कैपिटल। भाई बहुत कंफ्यूजिंग है, क्या बोल रहे हो सर, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। वापस से थोड़ा सा उसको रीडिफाइन करते हैं, अ शेयर इज अ पार्ट। ये जो शेयर है ना इसको क्या कंसिडर करो, पार्ट मतलब हिस्सा। अ शेयर इज अ शेयर इन दी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। एक बार के लिए काम करते हैं, इस शेयर को भूल जाते हैं और इस शेयर को क्या कंसिडर करना है, पार्ट। अब एक बार रीड करो, अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल। वही हुआ, तो ये लोग वही लॉ की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, अ शेयर इज अ शेयर इन दी शेयर कैपिटल। नॉर्मल बिजनेस में कैपिटल बोलते हो, कंपनी के केस में शेयर कैपिटल बोलते हो। तो अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड स्टॉक। भाई ये स्टॉक क्या होता है, याद रखना, एक सिंगल यूनिट हो ना तो नॉर्मली आप उसको शेयर्स बोलते हो, शेयर बोलते हो आप उसको। लेकिन जब बंडल ऑफ शेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, बंडल ऑफ शेयर्स होते हैं, 5 का बंडल है, 10 का बंडल है कि आपको 10 शेयर तो खरीदने ही पड़ेंगे, तो उसको क्या बोलोगे, स्टॉक।
तो याद रखना शेयर्स के डेफिनेशन में स्टॉक भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। बच्चों याद रखना अकाउंट्स वाला स्टॉक नहीं है, इन्वेंट्री की बात नहीं हो रही है। बंडल ऑफ शेयर्स को भी क्या बोला जाता है? स्टॉक बोला जाता है। तो ये वो है। सो अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एक्सेप्ट वेयर बाय डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स। अगर स्पेसिफिकली स्टॉक और शेयर्स को अलग बोला है तो अलग कंसिडर करो, अदर देन दैट दोनों क्या है? सेम। तो अगर डिस्टिंक्शन किया हुआ है स्टॉक और शेयर्स का एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली तो अलग बात है, वरना सेम कंसिडर करेंगे। याद रखना हर एक जो शेयर होता है ना उसका एक डिस्टिंक्ट नंबर होता है, उसकी एक फेस वैल्यू होती है शेयर्स की। तो अब हम लोग शेयर्स में डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं? एक हम लोग पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर और एक हम लोग क्या पढ़ेंगे? इक्विटी शेयर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इक्विटी शेयर। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में थोड़ा भी ध्यान दिया ना तो ये बॉस आप लोगों को सबको क्लियर ही होने वाला है। सबसे पहले फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर में, इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कोई भी कंपनी शुरू करनी हो ना बॉस तो पहले इक्विटी शेयर इशू करना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर तो बाद की बात है। याद रखना कंपनी इक्विटी शेयर के बिना स्टार्ट नहीं होती। जो आप लोग पढ़ते हो ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो याद रखना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तो हमेशा पहले क्या इशू करोगे? इक्विटी शेयर। बाद में जो इशू करना है प्रेफरेंस डिबेंचर कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले इक्विटी। नेक्स्ट, दीज शेयर्स कैरीज नो प्रेफरेंशियल राइट्स इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। भाई नो प्रेफरेंशियल राइट्स से मतलब डिविडेंड मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं है। प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। प्रेफरेंशियल राइट किसके पास है? प्रेफरेंस शेयर वालों के पास है। नाम में लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स मतलब प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा उनको। इक्विटी वालों को प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलेगा। Dividend is payable only after it is proposed by the board of director and approved by the equity shareholders in the annual general meeting. डिविडेंड पे करने के लिए प्रोसीजर होती है। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो मीटिंग होती है उसके अंदर प्रपोज किया जाता है कि भाई डिविडेंड कितना देना चाहिए, 10%, 15%, 20%। पहले वो लोग प्रपोज करते हैं, फिर एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है शेयर होल्डर्स की, और शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अप्रूवल लिया जाता है कि भाई हम लोग इतना डिविडेंड देने का प्लान कर रहे हैं, क्या आपको मंजूर है? अगर सब लोग बोलते हैं यस तो फिर फाइनली उस डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है। याद रखना कोई अगर ऐसा बोले कि नहीं हमको नहीं चाहिए तो अलग बात है, बट नॉर्मल केस में आप समझो कोई भी शेयर होल्डर क्यों मना करेगा? खुद को डिविडेंड मिल जाए। तो एक चीज याद रखना मोस्ट ऑफ द केसेस में यस ही आएगा। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रीपेड इन द लास्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मैंने अभी अभी आपको बताया आपको आपका कैपिटल, इक्विटी वालों को अपना कैपिटल कब मिलता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। उससे पहले आपको आपका पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। सो इक्विटी शेयर्स के केस में कैपिटल इज रीपेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। नेक्स्ट, होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स जनरली एंजॉय वोटिंग राइट्स। भाई इक्विटी शेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लोगों को क्या दिया गया है? इन लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑलवेज हैव दी वोटिंग राइट्स एंड दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द रेसिडुअल प्रॉफिट। रेसिडुअल मतलब रिमेनिंग। लास्ट में अगर कुछ प्रॉफिट बच गया ना तो भाई वो किसका है? पूरा का पूरा प्रॉफिट, पूरा हक किसका है? इक्विटी वालों का है। तो रेसिडुअल प्रॉफिट किसका होता है? इक्विटी का होता है। चलिए आई होप फीचर्स थोड़े से क्लियर हुए होंगे। अब एडवांटेजेस देखते हैं इक्विटी शेयर के। पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी कंपनी है, अगर मैंने आप लोगों को इक्विटी शेयर इशू किए तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? तो सबसे पहले भाई नो बर्डन ऑन अर्निंग्स। मेरे ऊपर कोई फिक्स बर्डन नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन है मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो ही डिविडेंड पे करूंगा, वो भी कंपलसरी नहीं है, मेरी इच्छा होगी तो। वर्ड्स क्या यूज किए थे हम लोगों ने? याद करो, डिविडेंड विल बी पेड ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की इच्छा होगी तो ही डिविडेंड दूंगा मैं। तो बहुत सिंपल है। क्या मेरे ऊपर कोई बर्डन आया? नहीं आया। दूसरा सेकंड पॉइंट, परमानेंट कैपिटल। भाई परमानेंट कैपिटल है, एक बार मैं आपसे पैसा लेके आ गया इक्विटी से, बात खत्म। कब वापस करूंगा? वाइंडिंग अप, उससे पहले आपको वापस मिलने वाला नहीं है। तो कंपनी को रीपेमेंट का भी टेंशन नहीं है अभी तो। नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन एसेट्स। याद करो बच्चों, चार्ज ऑन एसेट्स को क्या बोलते थे अपने? मॉर्गेज। क्या यहां पे मॉर्गेज करने की जरूरत है? क्या कंपनी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने वाली है शेयर होल्डर्स के लिए? नहीं रखेगी। तो कंपनी के लिए तो फायदा ही है। नो चार्ज ऑन एसेट्स, कंपनी अपना कोई भी एसेट गिरवी रखने वाली नहीं है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। भाई सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, अच्छी बात है। इक्विटी से कितना भी पैसा लेके आओ,
मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, प्रेस्टीज बनी रहती है। डिबेंचर से लेके आता ना तो क्रेडिट वर्दीनेस कम होती, क्योंकि डिबेंचर पता है क्या है, लायबिलिटी है। लेकिन इक्विटी के केस में अगर मैं पैसा लेके आ रहा हूं तो स्ट्रेंथ है, प्रेस्टीज बनी रहेगी, क्रेडिट वर्दीनेस बनी रहेगी। नेक्स्ट, स्मॉल नॉमिनल वैल्यू। भाई इक्विटी शेयर की नॉमिनल वैल्यू बहुत कम है, 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में भी मिलता है। मतलब कंपनी को इन्वेस्टर्स की टेंशन नहीं है, बहुत आराम से लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे इन्वेस्ट करने वाले, क्योंकि शेयर की वैल्यू कैसी है, नॉमिनल है, बहुत कम है। एंड लास्ट, अनलिमिटेड सोर्स। अनलिमिटेड सोर्स, कंपनी को जितना फंड रेस करना है, कंपनी बहुत आसानी से उतना फंड क्या कर सकती है, रेस कर सकती है। आप देखो, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर लेके आती है ना, सब आज के टाइम में देखना, कंपनी जब शेयर्स लेके आती है तो कैसे शेयर्स की अमाउंट देखो आप लोग। ये कंपनी फंड रेस कर रही है 5,000 करोड़, कोई कंपनी फंड रेस कर रही है 2,000 करोड़। बीच में एक कंपनी थी, स्नैक्स बनाने वाली कंपनी थी, उन्होंने फंड रेस किया था 8,500 करोड़। कैन यू इमेजिन, स्नैक्स बनाने वाली कंपनी, बिस्किट बनाने वाली कंपनी 8,500 करोड़ रुपए रेस कर रही है, किसकी मदद से, इक्विटी शेयर्स की मदद से। तो बहुत अनलिमिटेड सोर्स, जितना कैपिटल रेस करना है आसानी से आप लोग उतना कैपिटल रेस कर सकते हो। तो ये सबसे पहले हमने क्या देखा है, एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर फॉर फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई कंपनी को क्या फायदा था, ये उसकी बात हो रही है। अगर कंपनी का फायदा देख लिया तो अब शेयर होल्डर का भी थोड़ा बहुत फायदा देख लेते हैं कि भाई शेयर होल्डर को क्या फायदा मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स। भाई सबसे पहला फायदा, आपने अगर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया ना तो आपको सबसे पहले फायदा क्या मिलेगा, वोटिंग राइट्स। कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग में, हर शेयर होल्डर की मीटिंग में आप लोग क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। सेकंड, द लायबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम। लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड टू द फेस वैल्यू। सर इसका मतलब, भाई बहुत सिंपल है, आपने जितना इन्वेस्ट किया ना आपकी उतनी लायबिलिटी है। समझो आपने मेरी कंपनी में 5 लाख रुपए के शेयर खरीदे, तो आपकी लायबिलिटी कितनी, 5 लाख की। मेरी कंपनी लॉस में जा रही है या डूब रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 5 लाख दे दिए, बात खत्म। 5 लाख में से 3 लाख दे दिए, 2 लाख देने बाकी है, तो भी लायबिलिटी कितनी रहेगी, 2 लाख की। मतलब जितना इन्वेस्ट करोगे बस उतनी लायबिलिटी, उससे ऊपर नहीं। तो द लायबिलिटी ऑफ द शेयर्स इज लिमिटेड। तो याद रखना, जितना इन्वेस्टमेंट है, जितनी फेस वैल्यू है, बस उतना, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द प्रीएम्प्टिव राइट्स। हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ये, जिसको राइट शेयर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, राइट शेयर्स। मैंने अभी अभी आपको एक वर्ड बताया, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी पहली बार शेयर्स लेके आई है, अब कंपनी थोड़े टाइम बाद फिर से शेयर्स लेके आ रही है। कंपनी ने सोचा और फंड चाहिए, और शेयर्स लेके आते हैं। मैंने ऐसा किया कि यार ये 3 लोगों के पास ऑलरेडी शेयर्स है, ठीक है। अब जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है ना, उन्हीं को एक काम करते हैं, ऑफर करते हैं। अब मैंने क्या किया, जिनके पास इक्विटी शेयर्स है, मैंने उनको जाके पूछा कि देखो आप हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, हमारी कंपनी फिर से शेयर्स लेके आ रही है, क्या आपको शेयर्स चाहिए। उन्होंने बोला हाँ चाहिए। तो मैं उनको ऑफर करूंगा, एंड दैट टू एट अ लोअर प्राइस, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपका राइट है कि आपको शेयर मिलेगा और वो भी कम प्राइस पे मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट शेयर्स बोलेंगे। तो याद रखना, शेयर होल्डर का सबसे मेजर एडवांटेज क्या बोला है, प्री एम्प्टिव राइट। आपके पास राइट है कि वो नया शेयर पहले आपको ऑफर किया जाएगा। नेक्स्ट, the value of investment in equity shares may increase manifold during boom and prosperity। भाई कभी कभी शेयर्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। आप लोग समझो, कभी कभी ऐसा हमने सुनते हैं, हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स बोलते हैं, मैंने है ना 100 रुपए का शेयर लिया था जिसकी वैल्यू 400 रुपए हो गई, 500 रुपए हो गई, 100 से 200 भी हो गए, तो भाई इमेजिन करो डबल। 100 रुपए का तो एक शेयर है, डिपेंड करता है आपने कितने शेयर्स लेके रखे हैं। बीच में मैं 1-2 जन से मिला था जिन्होंने कुछ 1995 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, अप्रोक्सीमेटली कुछ 40,000 50,000 का। उन्होंने वो शेयर्स को मेंटेन किया, उनको याद भी नहीं था, अभी उन्होंने चेक किया रिसेंटली, उनके शेयर्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 46 लाख तक पहुंच चुकी थी। मतलब देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई इतने साल में। और कभी कभी तो शॉर्ट टाइम में भी हो जाता है। काफी सारी कंपनीज तो ऐसी है जिसका प्राइस 1 या 1.5 साल में 40-50 रुपए से 500-700 रुपए तक पहुंच चुका है। सोचो अगर आपने 3-4 हजार 5,000 शेयर खरीदे होंगे तो कितना फायदा होगा। तो बोल रहे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, ये भी आपका क्या है, एडवांटेज है। तो याद रखेंगे, ये जो एडवांटेजेस हम लोग देख रहे हैं वो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है।
एंड शेयर होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स। देखो नॉर्मली इंडिया में क्या रूल है, अगर आपने इनकम कमाई है तो उसके ऊपर क्या पे करोगे, इनकम टैक्स। लेकिन शेयर्स के लिए इंडिया में एक और रूल है कि अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, नो डाउट आपके लिए इनकम है, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। मतलब नॉर्मली हर तरह की इनकम पे टैक्स भरते हो ना, लेकिन डिविडेंड इनकम पे इनकम टैक्स वाले आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो अच्छी बात है, इनकम भी मिल रही है और उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे नहीं करना है। सो याद रखेंगे, शेयर होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स। नेक्स्ट, चलो बच्चों एडवांटेजेस कंप्लीट हुए। याद रखना एडवांटेजेस दो तरीके से देखे, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड दूसरा शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसी तरीके से अब डिसएडवांटेज है तो भाई डिसएडवांटेज भी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ऑब्वियसली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर इशू किया तो भाई सबसे पहला डिसएडवांटेज मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। अगर पता चला कुछ लोगों ने मेजर शेयर्स परचेस करके रखे हैं और वो लोग कंट्रोल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, गलत तरीके से वो लोग वोटिंग राइट्स का फायदा उठा रहे हैं। जो स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास 10-20 शेयर है, 15 शेयर है या 100 शेयर है, वो लोग तो सिर्फ ऑन पेपर शेयर होल्डर है, ठीक है। लेकिन जिसके पास, आप एक चीज सोच के देखो, अगर मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने 50,000 शेयर खरीद के रखे हैं और मिस्टर बी ने 200 शेयर खरीद के रखे हैं, भाई कंपनी में वोटिंग पावर किसका ज्यादा चलेगा, ऑब्वियसली मिस्टर ए, क्योंकि 50,000 शेयर है। और ऐसे मेजर मेजर शेयर होल्डर्स कंपनी को नॉर्मली क्या करते हैं, उसके कंट्रोल को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। दूसरा, डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। कहीं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पता करने में गलती हो गई और ज्यादा कैपिटल आ गया तो भी मुसीबत है। क्यों, रीपे कर नहीं सकते। रीपे कब करोगे, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कोई बोले सर तकलीफ क्या है, ज्यादा पैसा आ गया तो भाई डिविडेंड देना पड़ता है। कोई बोले सर डिविडेंड देना तो कंपलसरी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिस साल में दे रहे हो तो उस साल में डिविडेंड ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहने ही वाली है। और अगर डिविडेंड नहीं भी दोगे सालों तक तो आपके कंपनी के शेयर प्राइस शायद गिरने लगे, शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड हो जाए। तो ओवर कैपिटलाइजेशन तो बॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है आप लोग जो पैसा लेके आ रहे हो वो पैसा कहां से लेके आ रहे हो, अदर देन इक्विटी। मतलब प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन, कहीं से भी लेके आ रहे हो, लेकिन इक्विटी से नहीं लेके आ रहे हो। कहां से लेके आ रहे हो, या तो प्रेफरेंस शेयर, या तो डिबेंचर, या तो बैंक लोन, कहीं से भी लेके आ सकते हो आप लोग। लेकिन फायदा मैक्सिमम किसको मिल रहा है, इक्विटी को मिल रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फंड लेके आया प्रेफरेंस शेयर से या डिबेंचर से या बैंक लोन से, बट फायदा मिला किसको, इक्विटी को। कैसे, भाई जितना भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस, डिबेंचर को या बैंक वालों को तो क्या करूंगा, फिक्स इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करूंगा। बाकी जो रेसिडुअल प्रॉफिट है वो तो पूरा वैसे भी किसका है, इक्विटी वालों का है, तो उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला जाता है। यहां पे बोल रहे हैं नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ऑब्वियसली पैसा ही इक्विटी से लेके आ रहा हूं, तो इक्विटी से ही अगर लेके आ रहे हैं तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैसे होगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब होता है, जब पैसा कहां से लेके आओ, प्रेफरेंस से या फिर डिबेंचर से या ऐसे कोई सोर्स से। नेक्स्ट वन, कॉस्टली। भाई इक्विटी शेयर थोड़ा सा ना कॉस्टली सोर्स है। इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं तो खर्चा होता है हमारा काफी, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, मतलब अंडर राइटिंग एक्सपेंस है, ब्रोकरेज है, कमीशन है, प्रोस्पेक्टस का खर्चा है, खर्चा बहुत ज्यादा है, तो कॉस्टली है कंपनी के लिए। एंड इनफ्लेक्सिबल, ये स्ट्रक्चर बहुत इनफ्लेक्सिबल है। एक बार इक्विटी से पैसा लेके आ गए, रीपे कर नहीं पाओगे। रीपे कब करोगे, वाइंडिंग अप पे करोगे, तो ये प्रॉब्लम रहने वाली है। फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो कहां जाओगे, या तो प्रेफरेंस में या तो डिबेंचर में, तो वो चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। भाई इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, आपके लिए क्या डिसएडवांटेज है। अगेन, परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय फ्यू। याद है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए के पास कितने शेयर थे, 50,000, मिस्टर बी के पास 200, कंट्रोल किसका चलेगा, 50,000, यानी ऐसे कुछ लोगों का ही कंट्रोल ज्यादा चलने वाला है। नेक्स्ट, हाई रिस्क। भाई अगर किसी शेयर का प्राइस 40 से 500 जा सकता है, 40 से 200 जा सकता है, 40 से 1000 जा सकता है, तो याद रखना 1000 से 40 भी आ सकता है। रिस्क बहुत है, मतलब पैसा डूब सकता है। शेयर होल्डर्स है ना, कंपनी के साथ चलते हैं, सिंक एंड स्विम विद द कंपनी। कंपनी डूबेगी तुम भी डूबोगे, कंपनी चलेगी तुम भी चलोगे, तो ध्यान रखना रिस्क तो रहने ही वाला है यहां पे। एंड नेक्स्ट, अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन।
स्पेक्यूलेशन का मतलब पता है ना, शेयर्स का प्राइस जब कम होता है तो हम खरीद लेते हैं, ज्यादा होता है तो बेच देते हैं। ये अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन है। कंपनी के ऑफिशियल्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कोई एम्प्लॉय है, अगर ये लोग अनहेल्दी तरीके से, गलत तरीके से शेयर्स का प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ कंपनी के अंदर के लोगों को। क्या शेयर होल्डर्स को फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो वो भी गलत है, डिसएडवांटेज है। तो यहां तक आई होप बच्चों सबको क्लियर होना चाहिए। हमारा इक्विटी शेयर का टॉपिक पहले क्लियर होना चाहिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी। पहले यहां तक क्लियर है? चलो एक बार पहले इतना पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो कवर करेंगे वो है प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए, इक्विटी के बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ पॉइंट्स कॉमन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, एक बार रीड करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स विच कैरी सर्टेन प्रिविलेजेस और प्रेफरेंशियल राइट्स। भाई प्रेफरेंशियल राइट मिलता है कौन सी चीजों में? तो याद रखना दो चीजों में। सबसे पहले इन केस ऑफ डिविडेंड। याद करो इक्विटी के केस में हम लोग क्या वर्ड यूज करते थे? डिविडेंड इज पेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। बट प्रेफरेंस में ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो उनका डिविडेंड मिलने ही वाला है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ मतलब आपको आपका डिविडेंड मिलेगा। एंड सेकेंड प्रेफरेंशियल राइट मिलता है इन केस ऑफ कैपिटल। विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इन लोगों को अपना कैपिटल भी मिल जाएगा। कितने टाइम पीरियड में? विद इन 20 ईयर्स, 20 साल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पे एक सेंटेंस यूज किया है, जनरली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट व्हेन द डिविडेंड इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 2 ईयर्स। मतलब आप समझो नॉर्मली तो वोटिंग राइट्स नहीं है, लेकिन कुछ केस में वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। तो कौन सा केस है? अगर कंपनी ने आपको इस साल डिविडेंड नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर भी डिविडेंड नहीं दिया, 2 साल हो गए, थर्ड ईयर में अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो ऑटोमेटिकली अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या आ जाएंगे? वोटिंग राइट्स। तो याद रखना अगर 2 से ज्यादा साल तक डिविडेंड पे नहीं किया तो ऑटोमेटिकली सामने वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या आ जाएंगे? वोटिंग राइट्स। इसीलिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग नॉर्मली? तो रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स और लिमिटेड वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स आर अ हाइब्रिड सिक्योरिटीज। अगर कभी भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किसको हाइब्रिड सिक्योरिटी बोला जाता है, तो याद रखना प्रेफरेंस शेयर, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डिबेंचर्स। कुछ फीचर्स इक्विटी के हैं, कुछ फीचर्स डिबेंचर्स के हैं। तो हम लोग याद रखेंगे इक्विटी एंड डिबेंचर को कंबाइन करके बनाया, तो इसलिए प्रेफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइब्रिड सिक्योरिटीज बोलते हैं। चलिए अब कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। सबसे पहले हमें दिया है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। भाई अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर्स है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम लोग बात करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि अगर मैंने आप लोगों को, कंपनी ने आप लोगों को डिविडेंड पे नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड आपको दोनों साल का देगी, पहले वाले साल का भी और इस साल का भी। मतलब पता है क्या? आपका डिविडेंड क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर कंपनी 3 साल तक डिविडेंड नहीं पे कर पाई, 4th ईयर में प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी 4 साल का डिविडेंड एक साथ में देगी। 10 साल तक लॉस हो रहा है, कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई, तो 11th ईयर में अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड एक्यूमुलेट हो चुका है 10 साल का। 11th ईयर में पहले के 10 साल का डिविडेंड भी आपको मिलेगा। तो याद रखना क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आप लोगों का डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है। प्रीवियस ईयर में अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया आपको, तो इस बार आपको पिछले सारे सालों का भी डिविडेंड मिलने वाला है। दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव, भाई नाम से ही पता चलता है, क्यूमुलेटिव में अगर डिविडेंड एक्यूमुलेट हो रहा था तो नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होगा। अगर आपने मेरी कंपनी के नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं और अगर से फॉर एग्जांपल 2 साल तक हम लोगों ने, से फॉर एग्जांपल 2 साल तक हम लोगों ने डिविडेंड पे नहीं भी किया और थर्ड ईयर में अब कंपनी अगर प्रॉफिट हो रहा है और डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी सिर्फ कौन से ईयर का डिविडेंड देगी? थर्ड ईयर का। पहले के 2 साल का डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग याद रखेंगे क्यूमुलेटिव में डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है, जबकि नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता। तो याद रखेंगे पहला क्यूमुलेटिव, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग।
से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मेरी कंपनी के पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं। भाई अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं तो याद रखना आप लोग कंपनी के एडिशनल प्रॉफिट में क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। रिपीट कर रहा हूं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दोज शेयर होल्डर्स हु कैन पार्टिसिपेट इन दी एडिशनल प्रॉफिट्स ऑफ दी कंपनी। कंपनी पहले डिविडेंड किसको देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में किसको देती है, इक्विटी शेयर होल्डर को। भाई अभी भी प्रॉफिट बच गया, एडिशनल प्रॉफिट है, तो कंपनी किसको डिविडेंड देने वाली है फिर से, मतलब कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो याद रखना पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इन द एडिशनल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग बॉस बहुत सिंपल है, एकदम रिवर्स, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी एडिशनल प्रॉफिट। अभी तक 4 पढ़े, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट वन, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। भाई कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, यहां पे लिखने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, एग्जाम में एक लाइन में उड़ा देते हैं। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है मीनिंग, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, खत्म। फिर बोलते हैं मार्क्स नहीं मिले, बॉस नहीं मिलेंगे, थोड़ा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स which are given an option to convert themselves, which are given an option to convert themselves into equity after a specified period of time। मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप लोग अपने प्रेफरेंस शेयर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स are those preference shares which are not given any option to convert themselves। नॉन कन्वर्टेबल है भाई, नाम से पता चलता है आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, कन्वर्टेबल नाम से पता चलता है आपको ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट वन, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। भाई रिडीमेबल और इरिडीमेबल की बात की है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स are those preference shares who are paid within a specified time period। आपको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल जो भी है, तो 20 साल के अंदर अंदर आपको आपका पैसा मिल रहा है। आज मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, आज मैंने आपसे पैसा लिया, मैंने पहले ही बोल दिया भाई 5 साल मैच्योरिटी पीरियड, 5 साल है, 5 साल बाद आप आपका पैसा ले जाना, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कंपनी उनको रीपे कर देती है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी कब पे करेगी आपको, वाइंडिंग अप के टाइम पे, उससे पहले मत आना। नॉर्मली कोई कंपनी इसको इश्यू नहीं करती है, लोग खरीदेंगे भी नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो, वाइंडिंग अप पे पैसा मिले, तो फिर एक चीज खुद सोच के देखो, इक्विटी में और प्रेफरेंस में फर्क क्या रह जाएगा। तो इसीलिए इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जल्दी से कोई कंपनी इशू नहीं करती है। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एडवांटेजेस में सबसे पहले अगेन 2 पार्ट, एक कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू और एक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है कंपनी के लिए क्या एडवांटेज है, अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर। भाई कंपनी के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो भी कॉशियस इन्वेस्टर है, जो एकदम सेफ चलना है जिनको, उनके लिए सबसे बेस्ट है। कंपनी बोल रही है अगर आप कॉशियस हो, सेफ्टी चाहिए आपको, रिटर्न की, प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड तो आपको मिलने ही वाला है, कैपिटल भी आपको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में मिलेगा। तो अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर। नेक्स्ट वन, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स। भाई ध्यान रखेंगे, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट, कंपनी के ऊपर एज सच कोई बर्डन नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो ही डिविडेंड देंगे, अगर लॉस हुआ तो फिर हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे। नेक्स्ट वन, नो इंटरफेरेंस इन दी मैनेजमेंट। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में याद रखना, कंपनी के लिए सबसे अच्छा पता है क्या है कि उनके पास वोटिंग राइट्स कैसे हैं, रेस्ट्रिक्टेड। मतलब एज सच मैनेजमेंट में वो लोग वोट नहीं कर सकते, बहुत रेयर केस में ही वो लोग क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, तो इंटरफेरेंस नहीं है। नेक्स्ट वन, नो चार्ज ऑन एसेट्स। अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया है तो क्या मुझे अपनी प्रॉपर्टी या अपने एसेट्स मॉर्गेज मतलब गिरवी रखने की जरूरत है?
नहीं है। मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, इक्विटी और प्रेफरेंस में कोई मॉर्गेज नहीं होता, चार्ज नहीं होता, सिर्फ कहां होता है, डिबेंचर्स में होता है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बच्चों याद करो, डिसएडवांटेज में पढ़ा था इक्विटी के, नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब पैसा कहां से लेके आओगे, अदर देन इक्विटी से, या तो प्रेफरेंस से या डिबेंचर से। यहां पे पैसा कहां से लेके आए थे, प्रेफरेंस। बेनिफिट किसको देगी कंपनी, इक्विटी को। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पॉसिबल है, क्योंकि प्रेफरेंस से पैसा लेके आएंगे लेकिन बेनिफिट पास ऑन करेंगे इक्विटी वालों को। एंड लास्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी। भाई फ्लेक्सिबिलिटी है, कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है। क्यों, जब भी आपको कुछ चेंज करना है कैपिटल में, आप लोग प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या कर सकते हो, आसानी से रीपे कर सकते हो। तो ये एडवांटेजेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, एडवांटेजेस अब जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, उसके बाद शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि शेयर होल्डर्स को क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले, इन्वेस्टर्स गेट मोर स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड। सबसे बड़ा फायदा है कि भाई आपको डिविडेंड रेगुलर बेस पे मिलने वाला है, और आपका जो डिविडेंड का रेट है वो भी क्या है, फिक्स, कम नहीं होने वाला। 10% तो हर साल 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड, द रिस्क इन्वॉल्व इज कंपेरेटिवली लेस इन प्रेफरेंस शेयर्स। रिस्क कम है, क्यों बताएं, कैपिटल आपको पहले ही मिल जाएगा। पहले आपको कैपिटल मिलेगा, फिर कुछ बचेगा तो किसको मिलेगा, इक्विटी को। तो इक्विटी से पहले कैपिटल किसको मिल गया, प्रेफरेंस को, तो आपका रिस्क कम हो गया। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन एक्सपेक्ट टू गेट बैक देयर इन्वेस्टमेंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, बट प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 20 ईयर्स। मतलब आपको यह भी पता है कि आपके लिए सबसे बड़ी सेफ्टी पता है क्या है, विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपको आपका पैसा मिलने ही वाला है। और बोल दिया है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब कितना, 20 ईयर्स, मतलब 20 साल में तो कुछ भी करो आपको आपका पैसा वैसे भी मिलने ही वाला है। एंड इन केस ऑफ cumulative preference shares, the arrears of dividend also gets accumulated. याद है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्या हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था ना हर साल। अगर समझो आपने ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए, आपके लिए तो फायदा है। कंपनी ने 3 साल डिविडेंड नहीं दिया, 4 साल डिविडेंड नहीं भी दिया, कोई चिंता नहीं है, 5वें साल में 5 साल का डिविडेंड मिलने वाला है, तो अच्छी बात है ये आपके लिए। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लोगे तो और भी बेनिफिट है। तो हम लोग याद रखेंगे ये हमारे बेसिक एडवांटेजेस है, किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए, मतलब शेयर होल्डर के लिए। पहले देखा कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, बाद में देखा इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। भाई अब क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, सबसे पहले कंपनी के लिए जो डिसएडवांटेज है उसमें इन्होंने बोला है कॉस्टली सोर्स। कॉस्टली सोर्स उसका रीजन है कि आप लोग अगर डिबेंचर के सामने कंपेयर करोगे ना, तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है इश्यू करने की। सबसे ज्यादा कॉस्ट कहां पे होती है, इक्विटी में, उसके बाद प्रेफरेंस में, और उसके बाद डिबेंचर में। तो बोल रहे हैं अगर डिबेंचर से कंपेयर करोगे तो कॉस्टली सोर्स है, खर्चा ज्यादा होता है इश्यू करने का। दूसरा, परमानेंट बर्डन है, कंपनी के लिए परमानेंट बर्डन है, उसका सबसे बड़ा रीजन है प्रॉफिट है तो कंपल्सरीली डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वन, लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज भी इनकर करनी होगी हमें, मतलब इक्विटी में जैसे लीगल फॉर्मेलिटीज रहते हैं ना, वैसे प्रेफरेंस शेयर इशू करने में भी लीगल फॉर्मेलिटीज है। डिबेंचर्स में लीगल फॉर्मेलिटीज थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट, लो अपील। भाई याद रखेंगे लो अपील मतलब कंपनी कितना भी बोले, लेकिन जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है वो कभी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। मुझे अगर रिस्क लेने की आदत है, मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए कि शेयर का प्राइस बढ़े, तो मैं प्रेफरेंस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि शेयर का प्राइस कौन सा ज्यादा बढ़ता है पता है, इक्विटी। प्रेफरेंस और डिबेंचर के केस में इतना ज्यादा कभी भी प्राइस बढ़ने वाला नहीं है। तो इट इज डेफिनेटली अ लो अपील टू द रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स। रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर तो कभी इसमें नहीं आएंगे, तो कंपनी उनको कभी कन्विंस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, तो उसमें सबसे पहले हमें बोला है लैक ऑफ वोटिंग राइट्स। आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है भाई, वोटिंग राइट्स लिमिटेड है, मतलब सिलेक्टेड चीजों में ही आप लोग क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। दूसरा, फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर। कंपनी को नीड थी, कंपनी ने आपसे पैसा लिया, कंपनी की नीड फुलफिल हो गई, कंपनी ने आपको आपका पैसा लौटा दिया और घर का रास्ता बता दिया कि भाई बाय बाय, कंपनी को अब आपकी जरूरत नहीं है।
तो ये तो ऐसी हो गई, ऐसी बात हो गई, फेयर वेदर फ्रेंड्स है, जरूरत थी तो हम लोग पैसा लेके आए, जरूरत पूरी हो गई, पैसा वापस दे दिया, जाओ। नेक्स्ट, नो कैपिटल एप्रिसिएशन। कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है। नॉर्मली मैंने क्या बोला, इक्विटी में ना शेयर का प्राइस बढ़ता है कम होता है, प्रेफरेंस में शेयर का प्राइस थोड़ा स्टेबल रहता है, एप्रिसिएशन नहीं आता। 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर लिया तो मैक्स टू मैक्स 101, 102, 103 तक जाने वाला है, उससे ज्यादा कोई चेंज नहीं है खास। तो बोल रहे कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो सेम ही रहता है। एंड लास्ट, नो गारंटी ऑफ डिविडेंड। अगर आपकी कंपनी को लॉस हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो वो याद रखना, लॉस के केस में डिविडेंड नहीं मिलता है। क्लियर, डन। सो ये याद रखेंगे, ये हमने देखे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो बेटा अभी तक 2 टॉपिक हुए, सब लोग याद रखना। कौन से 2 टॉपिक? पहला हुआ इक्विटी शेयर, दूसरा हुआ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट वन बोनस शेयर्स। भाई जब हम लोग बोनस शेयर्स की बात करते हैं, बोनस शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स विच आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कंपनी। ये ऐसे शेयर है जो कंपनी फ्री में दे रही है। क्या सबको दे रही है? नहीं। किसको दे रही है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है। सो बोनस शेयर्स आर गिवन टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पे देखो, समटाइम्स कंपनी में हैव लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच इट वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दी शेयर होल्डर्स। Instead of distributing this profit as dividend, the company issues fully paid shares to them free of charge. क्या बोला इन्होंने? फ्री ऑफ चार्ज। एक तो ये वर्ड याद रखेंगे कि कंपनी बोनस शेयर कैसे देती है? फ्री में देती है। दूसरा याद रखेंगे, इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। बोनस शेयर कैसे मिलेंगे पता? प्रपोर्शन में मिलेंगे। मतलब सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूं, कंपनी ने रेशियो फिक्स किया है से फॉर एग्जांपल 4:1 का, मतलब हर 4 शेयर वाले इंसान को 1 शेयर ऑफर होगा। आपके पास अगर 4 शेयर है ना, तो मैं फ्री में कितने शेयर दूंगा आपको? 1। आपके पास अगर मेरी कंपनी के 8 शेयर है तो मैं आपको कितने शेयर दूंगा? 2। 10 शेयर है तो भी 2, क्योंकि रेशियो क्या है? 4:1। तो हर 4 शेयर पे ही 1 शेयर मिलेगा, तो 10 शेयर पे भी 2 ही मिलेंगे, क्योंकि 8:2 हो जाएगा कहीं ना कहीं वो। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। बोनस शेयर्स में आप लोग, जब आपकी कंपनी को एक्सेसिव प्रॉफिट हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, तो आप बोनस शेयर दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो सबको। आपने कहीं ना कहीं डिविडेंड देने की जगह क्या किया? बोनस शेयर दिया। तो अब तक ये जो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व में था ना, वो अब किस में चला जाएगा? पता है? कैपिटल के फॉर्म में, क्योंकि आपने लोगों को क्या कर दिया? शेयर इश्यू कर दिए। तो जब आप इस रिजर्व को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कैपिटल के फॉर्म में लेके जा रहे हो, तो इस बोनस शेयर का एक और नाम याद रखना, बोनस शेयर को आप लोग बोल सकते हो कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोलोगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मैंने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके फ्री में वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था उसको किस में कन्वर्ट किया? कैपिटल में कन्वर्ट किया, तो उसको हम लोग बोलेंगे बोनस शेयर्स। आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को सिर्फ मीनिंग देख रखा हुआ है बोनस शेयर का, जो आपको जो कंडीशंस है वो नहीं दी है, तो एक बार वो हम एक बार इग्नोर कर सकते हैं, बट फिर भी एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर कंपनी बोनस शेयर देना चाहती है तो कंपनी क्या क्या चीजों का ध्यान रखेगी? सबसे पहले, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथोराइज। कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है AOA, उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि कंपनी के पास पावर है बोनस शेयर देने का। दूसरा, इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथोराइज्ड इन द जनरल मीटिंग। जो जनरल मीटिंग होती है ना शेयर होल्डर्स की, उसमें भी ऑथोराइज करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा सब शेयर होल्डर्स का। It has not defaulted in the payment of interest or the principal in respect of fixed deposit or debt securities. कंपनी के ऊपर कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे नहीं किया, मैंने बैंक लोन वालों को इंटरेस्ट पे नहीं किया और यहां बोनस दिए जा रहे। तो याद रखना, बोनस शेयर देना तो कोई तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। द पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट आर मेड फुल्ली पेड अप। बोनस शेयर्स देने से पहले मुझे पार्टली पेड अप शेयर्स को किस में कन्वर्ट करना होगा? फुल्ली पेड अप में। तो हम लोग याद रखेंगे, पार्टली पेड अप को पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड द बोनस शेयर्स शैल नॉट बी इश्यूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। इन ल्यू का मतलब होता है इंस्टेंट। डिविडेंड की जगह पे बोनस नहीं दिया जाएगा। डिविडेंड अलग कॉन्सेप्ट है, बोनस शेयर अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो चीज याद रखेंगे। ये बेसिक कंडीशन है बोनस शेयर इश्यू करने से पहले की। नेक्स्ट वन इज राइट शेयर्स। याद करो, हमने ना एक एडवांटेज देखा था, राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रीएम्प्टिव राइट्स देखे थे हमने।
जहां पे मैंने आपको बोला था कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स ऑफर करती है एट ए डिस्काउंट, मतलब कम प्राइस पे। मेरी कंपनी दोबारा अगर शेयर्स लेके आ रही है, आपके पास अगर ऑलरेडी शेयर्स है, तो मेरी कंपनी आपको क्या करने वाली है, शेयर इशू करेगी कि भैया आप हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो आपको शेयर्स मिल रहे हैं एट ए लोअर प्राइस। तो उसको नॉर्मली बोला जाता है राइट ऑफ प्री एम्पशन। क्या बोलेंगे, राइट ऑफ प्री एम्पशन बोलेंगे। अब बॉस दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला कि भाई आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, क्या आपको शेयर्स चाहिए, आपने बोला हाँ, तो मैं आपको इशू करूंगा। सेकंड ऑप्शन, मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला कि क्या आपको शेयर चाहिए, आपने बोला नहीं चाहिए, मेरी जगह किसी और को शेयर दे दो। आपने नाम स्पेसिफाई किया, मिस्टर ए है, मिस्टर ए बोल रहा है मेरी जगह एक काम करो मिस्टर बी को दे दो। अब मिस्टर बी कंपनी का शेयर होल्डर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर ए ने बोला बात खत्म, उसी डिस्काउंटेड प्राइस पे मैं किसको शेयर इशू करूंगा, मिस्टर बी को। तो दो ऑप्शन हुए, पहला ऑप्शन क्या था, मैंने आपको शेयर दिए। दूसरा ऑप्शन, आपने बोला आपकी जगह मिस्टर बी को दो। जब आपने बोला आपकी जगह मिस्टर बी को दो, तो उसको बोला जाता है राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। राइट ऑफ रिनाउंसिएशन, आपने अपना हक, आपने अपना राइट रिनाउंस किया है किसी और के फेवर में। एंड थर्ड ऑप्शन, पहले मैंने आपको बोला कि आपको चाहिए, आपने बोला हाँ। दूसरा, मैंने आपको बोला कि क्या आपको शेयर चाहिए, आपने बोला नहीं, मेरी जगह मिस्टर बी को दो, मैंने उनको दे दिए। थर्ड ऑप्शन, मैंने आपको बोला शेयर चाहिए, बोले नहीं, मैंने बोला किसी और को देने, तो बोले नहीं। तो अब कंपनी की इच्छा, कंपनी चाहे उसको जाके शेयर सेल कर सकती है, क्योंकि आपने दोनों ही ऑप्शंस को क्या कर दिया है, मना कर दिया है। तो थर्ड ऑप्शन में कंपनी चाहे उस इंसान को शेयर डिस्ट्रीब्यूट या सेल कर सकती है। तो याद रखना, इसको नॉर्मली हम लोग बोलेंगे राइट शेयर्स। मीनिंग याद रखेंगे, राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट ए डिस्काउंट। ठीक है, राइट ऑफ प्री एम्पशन बोलते हैं जिसको। और याद रखना, जैसे बोनस शेयर का प्रपोर्शन होता है ना, वैसे यहां पे भी राइट शेयर कैसे ऑफर करूंगा, प्रपोर्शन में। सपोज 5:1, आपके पास मेरी कंपनी के 5 शेयर है, मैं आपको कितना ऑफर कर रहा हूं, 1 शेयर। 15:3 हो जाएगा बेसिकली, 15 शेयर है तो कितने मिलेंगे, 3 शेयर का ऑफर मिलेगा। तो यहां पे भी प्रपोर्शन होता है जैसा प्रपोर्शन बोनस शेयर में होता है। तो मीनिंग याद रखना, मीनिंग ऑफ राइट शेयर्स। अगेन इसमें भी आप लोगों को सिर्फ मीनिंग कवर करना है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको बोला जाता है ईसॉप। क्या बोला जाता है, ईसॉप बोला जाता है। तो याद रखेंगे, स्पेसिफिकली नाम में ही लिखा है भाई किसको ऑप्शन दिया जाएगा, एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज को क्या दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। किस चीज का ऑप्शन दिया जाएगा, स्टॉक का ऑप्शन दिया जाएगा, शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने। तो बोल रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ स्कीम अंडर विच एन एम्प्लॉय इज गिवन अ राइट टू परचेज द शेयर्स। आपको राइट दिया गया है, आपको ऑप्शन दिया गया है कि क्या आपको ये शेयर खरीदने। स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, शेयर्स को परचेज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, हर एम्प्लॉय को ऑप्शन नहीं दिया जाता, सिर्फ उन एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो ही आपको ऑप्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, पहला कंडीशन कंपनी ऐसे लगा सकती है आपके ऊपर कि भाई मिनिमम इतने ईयर्स अगर आपने कंप्लीट किए हैं कंपनी में, तो ही आपको ऑप्शन है। 5 साल कंप्लीट किए होंगे ना, तो ही। अगर ये इंसान 3 साल से मेरी कंपनी में, तो उसको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी, 5 ईयर्स की या 6 ईयर्स की, जो भी कंपनी लगाई है। सेकेंड कंडीशन कंपनी ऐसी भी लगा सकती है, अगर आपने इस बार 30 लाख का टर्नओवर करके दिखाया, टारगेट दिया आपको 30 लाख का, सेल किया, तो ही आपको ऑप्शन मिलेगा। तो बोल रहे हैं उन्हीं एम्प्लॉयज को ऑफर किया जाता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगे तो फिर आपको ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। तो याद रखेंगे, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की बात हो रही है। तो यहां तक आई होप पहले आप सबको क्लियर होना चाहिए। बॉस अभी तक कौन से टॉपिक पढ़े बच्चों, याद करो फिर से। सबसे पहले इक्विटी शेयर, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर, नेक्स्ट उसके बाद बोनस शेयर, नेक्स्ट उसके बाद राइट शेयर्स, और उसके बाद एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब ईसॉप। अभी तक हम लोग इतनी चीजें कवर कर चुके हैं। और एक इंट्रोडक्शन देखा था डिबेंचर्स का, वो याद रखना। ईसॉप के बाद, ईसॉप के में भी सिर्फ मीनिंग देखा है, आप देखना है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या बोला है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन है ना, पुराना जो कंपनीज एक्ट था ना, कंपनीज एक्ट 1956, उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 79A। क्या है, सेक्शन 79A। उस सेक्शन के अंदर डेफिनेशन देके रखा हुआ है।
बोल रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू किया जाता है, तो एम्प्लॉइज को या फिर डायरेक्टर्स को। रिपीट कर रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर कौन से लॉ में लिखा था, पुराने लॉ में। कौन से पुराने लॉ में, कंपनीज एक्ट 1956। सेक्शन भी दिया था, कौन सा सेक्शन देके रखा था, 79A, जिसमें बोला कि भाई स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू करेंगे, तो भाई एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को। तो पहले इतना याद रखना, कंपनीज एक्ट 1956, सेक्शन कौन सा, 79A। ऑफर किसको हो रहा है, एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को। किस पे ऑफर हो रहा है, तो अगेन डिस्काउंट पे ऑफर हो रहा है। तो पहला ऑप्शन, कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे। दूसरा ऑप्शन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग हमको कैश दे रहे हो कंपनी को, नहीं, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा सपोज करो आप लोगों ने कोई लैंड एंड बिल्डिंग प्रोवाइड की है कंपनी को, या ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड की है, तो उसके सामने कंपनी आपको क्या कर सकती है, शेयर दे सकती है। एंड थर्ड ऑप्शन, फॉर मेकिंग अवेलेबल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपने कोई आईपीआर या ऐसा कुछ दिया है तो सामने कंपनी आपको क्या कर रही है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है। अगेन बच्चों याद करो फिर से, स्वेट इक्विटी शेयर कंपनीज एक्ट 1956, सेक्शन कौन सा, 79A, किसको ऑफर करेंगे, एम्प्लॉइज को और डायरेक्टर्स को। अब ऑफर कैसे करना है, तो तीन ऑप्शन, पहला एट अ डिस्काउंट, दूसरा कंसिडरेशन अदर देन कैश, और तीसरा फॉर मेकिंग अवेलेबल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स। सो यहां तक के टॉपिक्स जितने भी है ये क्लियर होने चाहिए आपको। इसमें शेयर्स वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है, तो ये हम लोग हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो सोर्सेज वाला पार्ट है ये पार्ट 1 रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 में आप लोगों को डिबेंचर्स एक्सप्लेन करने वाला हूं, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी चीजें। और स्टूडेंट्स उसके साथ साथ याद रखना, अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली हम लोग जूम सेशन भी रख सकते हैं। आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में रखोगे अगर, तो मैं जूम पे स्पेशली आपके लिए लेक्चर्स रखूंगा इस चैप्टर के लिए। तो अगर किसी को भी जूम सेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, जूम पे भी हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। सो ये पार्ट 1 में यहां तक रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और वो सारे टॉपिक्स को आगे कैरी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन।